तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी इस क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसका आधिकारिक नाम भारत परिषद अधिनियम 1909 है, उसके बारे में हमने काफी बातें की थी। कुछ बातें करना शेष रह गया था, जो अब हम इस क्लास में उनको अच्छे से उन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हम यहाँ पर थे कि इसमें जो मुसलमानों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली की शुरुआत होती है, और इस कानून के जरिए ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने थोड़ा मुसलमानों का फेवर भी किया, उनको अपनी साइड करने की कोशिश की ताकि भारत के अंदर समाज में धर्म के नाम पर फूट पड़ जाए। और सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत इस कानून के द्वारा उन्होंने भारत के अंदर उनकी शुरुआत कर दी। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को अपनी साइड मिलाने के लिए उनका मतलब उनका एक तरह से सपोर्ट प्राप्त करने के मकसद से इन्होंने उनको जनसंख्या से भी ज्यादा उनको प्रतिनिधित्व दिया, कि जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। और साथ ही साथ जो वोटर्स का जो वोट का जो अधिकार है, उस वोट का अधिकार हासिल करने के लिए जितनी जो आय, पहले जो शर्तें होती थी, ये नहीं है कि जैसे अब तो क्या है कि कोई जाति कोई धर्म किसी का मसला ही नहीं, जिनकी उम्र 18 साल हो गई वो वोट डालने का उनको अधिकार मिल जाता है, वो पात्र हो जाता है। लेकिन पहले अंग्रेजों के टाइम में ऐसा थोड़ी था कि जितने भी वयस्क हैं वो सब वोट डालेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। उस समय तो एक कुछ कंडीशन लगाते थे कि जो जो इन कंडीशन को पूरी करेगा, जो जो इन शर्तों को पूरी करेगा, उसी को वोटिंग राइट मिलेगा। तो इन्होंने इनकी जो कंडीशन थी उनमें एक आय, एक कमाई, कि कौन कितनी कमाई करता है, किसके पास कितना पैसा है, वो भी एक शर्त होती थी। और इस शर्त में मुसलमानों को इन्होंने छूट दी थी कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और उसके पास अगर हिंदू की तुलना में अगर कम आय भी है, तो उसको कम आय होने पर भी वोटिंग राइट मिल जाता था, उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता था। तो ध्यान रखना है, मुस्लिम वोटर्स को आय की जो योग्यता थी उसमें भी हिंदुओं की तुलना में छूट दी गई थी। हम यहां चल रहे थे, ये नो वाला, कि बजट पर बहस करने का अधिकार तो हमारे पास बहुत पहले से था। तो क्या संशोधन पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार था क्या? तो मैं यहां समझा रहा था लास्ट में कि जैसे आप में से कुछ कहते हैं कि सर 6 बजे या 7 बजे या जो भी मान लो टाइम बदलने की सलाह दे, सपोज करो कि सर वो कर लेना चाहिए, ऐसे कहेंगे आप, वो कर लेना चाहिए। फिर मैं कहूंगा नहीं नहीं, एक बार सबसे बात करते हैं, फिर देखते हैं बहुमत क्या कहता है, उसके हिसाब से ही तय होगा। अगर मान लो आपने कहा, सपोज करो आपने कहा कि सर 5 बजे क्लास लेनी चाहिए, और सर ने कहा ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या था? आपने जो 5 बजे क्लास लेने का जो सुझाव दिया था वो एक तरह का प्रस्ताव है, आपने तो प्रस्ताव रखा था, आपने तो अपनी बात रखी थी कि 5 बजे क्लास लेनी चाहिए, और सबने उस बात में हाँ मिला दी। तो इसका मतलब आपकी बात को सबने यस बोल दिया है, तो आपका प्रस्ताव पास हो गया। तो क्या यहाँ पर पास और फेल की बात चल रही है क्या? कि प्रस्ताव पर मतदान होता था, मतदान से फिर वो प्रस्ताव या तो पास होता था या फिर फेल हो जाता था, या तो प्रस्ताव गिर जाता था या पारित हो जाता था, ऐसा तो कुछ ही नहीं है ना। केवल और केवल आप प्रस्ताव रख सकते थे। जैसे अब आपको मैं ये कहूं कि आपको भी, जितने पढ़ने वाले हैं, आपको केवल प्रस्ताव रखने का अधिकार है। आप केवल ये बता सकते हैं कि सर क्लास कितने बजे लेनी चाहिए, लेकिन आप केवल ये प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद में करना है क्या करना है नहीं करना वो सब क्या है, वो सब मेरा अधिकार है। और लेकिन आपके पास अगर ये भी अधिकार हो कि आप प्रस्ताव भी रखेंगे और प्रस्ताव रखने के बाद में आप उस पर वोटिंग भी कराएंगे, कि सर अगर हमने ये प्रस्ताव रखा और फिर आपको वोटिंग करानी ही पड़ेगी, और वोटिंग में अगर हमारे प्रस्ताव के पक्ष में फैसला आ गया तो आपको क्लास बदलनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब आपको प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार है और उस पर वोटिंग के द्वारा उस प्रस्ताव पर फैसला लेने का भी अधिकार है। लेकिन ऐसा यहां नहीं है। यहाँ केवल आप प्रस्ताव रख सकते हैं कि सर ऐसा कर लेना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। बस आप अपने विचार रख दो कि क्या होना चाहिए, फिर करना है नहीं करना वो वाइस राय जाने। आप उस पर कोई वोटिंग नहीं करा सकते। आप ये नहीं कह सकते सर जो मैं कह रहा हूं देखो, मैं ही नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप वोट करा के देख लो। चाहे मैं जो कह रहा हूं ना, वोट करा के देख लो, मैं ही जीतूंगा और ये प्रस्ताव पास होके रहेगा।
वायस राय बोलो ऐसा कर, चुपचाप बैठ जा। इतनी ही बताया कर कि क्या तुम्हारे मन में क्या है, तुम किस तरह की बात करना चाहते हो, केवल संशोधन करना चाहते हो तो उसका प्रस्ताव रख दो कि मैं ये चीज बदलना चाहता हूं, बस इतना ही बोलो और चुपचाप बैठ जाओ। तो ध्यान रखना है, केवल संशोधन का प्रस्ताव, केवल संशोधन का प्रस्ताव आप ला सकते थे, इतना। अब ये जो है ना, ये जो हाईलाइट किया मैंने, अनुपूरक, क्या पहले अपन ने जो पढ़ रहे थे 1861 पढ़ा, 1800 आपने क्या पढ़ा था, एक वो 92 वाला भी तो पढ़ा था, 1861 था और एक 92। हाँ, 92 जो अपन ने पढ़ा था, उस 92 में क्या अनुपूरक प्रश्नों का परमिशन था क्या? तो हमने पढ़ा था अनुपूरक प्रश्नों का परमिशन तो नहीं था सर। तो जब 1892 में अनुपूरक नहीं है तो आप जिनको 1892 क्लियर है तो वो अब आइडिया लगा लेंगे कि सर प्रश्न तो पूछ सकते थे, कोई भी सामान्य विषय थे उन पर, सामान्य विषयों पर आप सामान्य प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य प्रश्न पूछो। अनुपूरक नहीं थे, तो अब की बार क्या हुआ होगा, आइडिया लगाओ, अनुपूरक की इजाजत मिल गई होगी, बस यही हुआ। पिछले बार सामान्य प्रश्न पूछने की छूट मिली, अब की बार बोले सामान्य के साथ साथ अगर आपको चीजें स्पष्ट नहीं हो तो आप उससे जुड़े हुए अनुपूरक भी पूछ लो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये लो, दे देते हैं अपन, अनुमति दे दी, अपने ही तो हाथ में है, अपन ने अनुमति दे दी कि ले भाई अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लेना। तो अब देखो 92, 92 जुड़ गए ना, 92 में क्या बोला, सार्वजनिक महत्व के विषयों पर केवल आप प्रश्न पूछ सकते हैं, सार्वजनिक महत्व के विषयों पर केवल आप प्रश्न पूछ सकते हैं, केवल प्रश्न, अनुपूरक नहीं, सामान्य प्रश्न, अनुपूरक नहीं। अब की बार क्या बोल रहे हैं, अनुपूरक भी पूछ लेना। 1909 में क्या करें, अनुपूरक भी पूछ लेना, फिर अगली बार कोई ना कोई और नया बदलाव आ जाएगा तो क्रम जुड़ता चला जाएगा। लेकिन आ गया, ध्यान रखो, लेकिन मतदान का अधिकार, वोटिंग, कोई भी विषय है उस क्या हर एक विषय पर विधान परिषद के सदस्यों को वोट डालने का अधिकार था क्या? रुक जाओ, नहीं, कुछ ही विषय हैं। कौन से विषय रहे होंगे बताओ? सिंपल, हम क्या कह रहे हैं कि क्या विधायी परिषद के सदस्यों को हर एक विषय पर वोट डालने का अधिकार था क्या? यानी कि कोई भी विषय है जिसकी चर्चा फंस गई है, उस विषय पर फैसला नहीं हो पा रहा है, तो क्या विधान परिषद के अंदर वोटिंग हो सकती थी क्या, जिससे कि वो फैसला निकल आए? तो ये कह रहा है कि आप हर एक विषय को वोटिंग के लिए नहीं रख सकते थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मामला आया और उस मामले में कुछ कह रहे यस, कुछ कह रहे नो, और आप कह रहे हो नहीं सर ऐसी बात है, तो फैसला लेने से पहले आप वोटिंग करा लो, वोटिंग से फैसला अपने आप तय हो जाएगा। तो ये इस कानून ने कहा कि ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है, हर एक विषय हम वोटिंग के लिए नहीं रखेंगे, हर एक विषय वोटिंग के लिए नहीं रखेंगे, कुछ ही विषयों को हम वोटिंग के लिए रखेंगे, यानी कुछ विषयों पर विधान परिषद के सदस्य वोट डाल सकते हैं, बाकी विषय उनके वोट डालने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना है। अब आपके प्रश्न आ गया, मान लो 1909 के कानून से केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को कुछ मात्रा में मतदान का अधिकार मिला था, सही है कि गलत? तो मिला था कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा मतलब कुछ एक विषयों के संबंध में वो अपना वोट डाल करके अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते थे। अब मैं ये यही इसी प्रश्न को मैं घुमा दूं, 1909 के कानून से केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को सभी विषयों पर अपना मत देने का अधिकार था, सभी विषयों पर अपना मत देने का अधिकार था, तो आप कह देना सर क्रॉस लगा दो, ये गलत है, केवल कुछ विषयों पर ही मतदान का अधिकार था। अब वो ज्यादा सियाना बनेगा, वो कहेगा, ये यहीं से घुमाएगा, वो कहेगा बिल्कुल भी मतदान का अधिकार नहीं था, कुछ विषयों पर अधिकार था, सारे विषयों पर अधिकार था, ये लो 3 लाइन तो यहीं से बन गई। वो कह देगा नहीं, अभी भी 1909 में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति तो जरूर मिली थी, लेकिन अभी भी किसी भी विषय पर वोटिंग का अधिकार इनके सदस्यों को नहीं था। तो समझ जाना, अनुपूरक वाली बात तो ठीक कह रहे हो है, लेकिन वोटिंग वाली बात में वो गड़बड़ कर गो कि वोटिंग को अधिकार तो कुछ विषयों पर तो हो। तो ध्यान रखना, ये मैं इसलिए इसको बार बार कर रहा हूं, कंफ्यूज ही यही यहीं से फंसते हैं अपने पर्सन।
लेकिन अब जो कुछ विषय, कौन सा विषय दिया होगा, आप सोच के देखो, अंग्रेज लोग हैं, इतने बावड़े तो है नहीं कि जो महत्वपूर्ण कोई बजट वाला मामलो है, कोई सुरक्षा को मामलो, सेना को मामलो, इतने महत्वपूर्ण विषयों को ये विधायी परिषद के सदस्यों को वोट डालने के लिए दे देंगे क्या, कि वोट डालने से, वोट डाल करके आप इन पर फैसला करो, इनके बारे में निर्णय लो कि क्या करना चाहिए, ये दे देंगे क्या? इतने इतने बावड़े नहीं थे। तो इन्होंने जो सामान्य नॉर्मल कोई विषय होंगे ना, छोटे मोटे, उन पर कह दिया होगा कि इन विषयों के बारे में फैसला हम वोट डाल करके कर लेंगे, बाकी विषयों पर वोटिंग नहीं होगी, बाकी पर तो सब वायसराय साहब की चलेगी। तो इन्होंने फिक्स, इन्होंने कह दिया विदेशी मामले, देसी रियासतों के मामले, न्याय, ये जितने भी ऐसे हैं, इन पर वोटिंग का अधिकार नहीं है। यानी कि इनके बारे में जो, इनके बारे में फिर आप करके, जैसे कोई विदेशी मामला है, तो उस विदेशी मामले पर विधान परिषद में कोई चर्चा हो रही है, तो ये क्या कह रहा है, केवल आप चर्चा कर लो, बात कर लो, कोई भी विदेशी मैटर है उस पर बात कर लो, या फिर आप प्रस्ताव ले आओ बस। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं तो प्रस्ताव ही नहीं लाऊंगा, मैं तो उस प्रस्ताव पर वोटिंग भी कराऊंगा, मैं मतदान भी कराऊंगा, मैं वोट भी डालूंगा, डलवाऊंगा। तो ये बोले ना, इस मामले में ये नहीं हो सकता। केवल कुछ एक विषय है जहां पर आप वोटिंग से तय करोगे, कुछ एक विषय है जहां पर फैसला आप वोट डाल के लोगे, बाकी महत्वपूर्ण विषय हैं वो आपके वोटिंग क्षेत्र में नहीं आते, आपके मतदान के क्षेत्र में नहीं आते। जैसे विदेशी मामले, देशी रियासतों के मामले। अब मान लो अंग्रेज हैं वो, जो ब्रिटिश सरकार है भारत में, वो कोई किसी राजा के साथ संधि करना चाहती है, कोई विदेशी रियासत है, समझौता करना चाहती है। अब विधायी परिषद में मामला चला गया, तो क्या विधायी, मान लो सपोज करो उन्होंने कोई ए नाम के एक राजा के साथ वो कोई संधि करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं। अब विधायी परिषद में मामला चला गया, विधायी परिषद में ज्यादातर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इन्होंने साफ मना कर दिया कि क्या होना चाहिए ये हमारा काम है, आप केवल बात करो, आप अपनी बात रख दो, ये मत बताओ, वोट नहीं पड़ेंगे, कि वोट से तय मत करो कि ये होगा और आपको यही करना पड़ेगा। जैसे अगर वोटिंग का अधिकार होता, और वोटिंग के अधिकार में अगर कोई देशी रियासत को लेकर के कोई फैसला विधायी परिषद में हो जाता, तो वायसराय को मानना पड़ता। तो वायसराय ऐसा थोड़ी पंगा करेंगे कि जो देशी रियासतों के राजा हैं, उनके उनके साथ उनको कैसे डील करना है, वो तो सारे पावर अपने हाथ में रखेंगे, वो इनको दे देंगे क्या विधायी परिषद के लोगों को, जहां पर भारतीय लोग भी बैठे हुए हैं। तो इतने बेवकूफ तो ये है नहीं। तो इन्होंने कहा ये महत्वपूर्ण मामले हमारे पास हैं, इनके बारे में सारे फैसले हम ही करेंगे, इनके बारे में केवल आप प्रस्ताव पेश कर देना, उस प्रस्ताव पर वोटिंग का राइट आपको नहीं होगा। तो ये मैंने 9 पॉइंट को काफी समय दिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो 9 के पॉइंट से क्या बातें निकल के आ रही हैं, इससे ये बातें निकल के आई कि बहस का, चर्चा का, ये सब अधिकार तो 1892 में था। इस बार क्या हुआ, केवल आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, संशोधन, किसी भी चीज में आप संशोधन करने का आप केवल प्रस्ताव ला सकते हैं, वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो अगर आपसे कोई मतलब कोई चीज पूछी जाए, तो आपको अगर वो पूछे कि क्या वोटिंग का अधिकार बिल्कुल नहीं था, तो आप ये कहोगे वोटिंग का अधिकार कुछ विषयों के मामले में तो था, सारे विषयों के मामले में नहीं था। जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको वोटिंग के अधिकार से बाहर किया गया था, उन पर इनके सदस्य वोट डाल करके फैसला नहीं कर सकते थे। क्या अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई? यस, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई थी। क्या बजट पर संशोधन का प्रस्ताव ला सकते थे? यस, ला सकते थे। क्या संशोधन पर नहीं, सॉरी, क्या बजट पर संशोधन का प्रस्ताव ला सकते थे? ला सकते थे। लेकिन क्या उस संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती थी क्या? नो। ये भी क्लियर कर लो, बजट में संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हो, लेकिन उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी क्या? उत्तर है नहीं होगी। तो इसका अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर है यस, पूछे जाएंगे। क्या सारे विषय वोटिंग के लिए हैं? नहीं, कुछ विषय ही हैं, बाकी विषय नहीं है। कौन कौन से विषय नहीं होंगे शायद? तो कौन कौन से नहीं होंगे? महत्वपूर्ण विषय कौन से? जैसे विदेशी मामले, विदेशी रियासतें, और न्यायिक व्यवस्था, यानी न्यायपालिका से जुड़े हुए जो मामले हैं, उन मामलों पर केवल आप बात कर लेना,
उन पर आप वोटिंग का अधिकार आपके पास नहीं होगा। और इन पर तो देखो प्रस्ताव पेश करने का ही नहीं है, ये तो इतने इंपॉर्टेंट है, आप प्रस्ताव ही नहीं पेश कर सकते। ये तो ऐसे हैं, इन पर तो आपको बात ही नहीं करनी, बस इन विषयों को तो आप देख लेना, देख लो, बहस कर लो, चर्चा कर लो। लेकिन आप ये कहो नहीं सर इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो है ना, ये ज्ञान तुम अपने पास रखो। यानी प्रस्ताव पेश करने का अधिकार इन विषयों पर तो था ही नहीं, ये बड़े महत्वपूर्ण विषय थे, अंग्रेजी ये विषय इनको कैसे दे देंगे, नहीं दिए इन्होंने। अब देखो 10 नंबर में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, इसको आप याद कर लेना पक्का। एक तो भारतीय है, एक तो कौन है साहब, भारतीय। ये एक तो भारतीय, एक भारतीय की एंट्री कहाँ हो रही है, वायसराय की कार्यकारिणी में। और जो दो भारतीय है ना, दो, ये कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है, भारत के राज्य सचिव का पद। अब मान लो मैं आपसे फटाक से एक प्रश्न पूछता हूँ बिना दिमाग लगाए, आप मतलब स्पीड से बताना, कौन से कानून से भारत में राज्य, भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, तुरंत बताओ, कौन बता रहा है। कौन से कानून से भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था। इसमें भारत सचिव की बात आई ना, भारत के राज्य सचिव। तो कौन से कानून से भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, बनाया गया था, कौन बताना चाहेगा। बताओ कौन से कानून से ये पद बनाया गया था, भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये तुम्हें बताया था, कोई बताना चाह रहा है क्या। कोई भी हरकत नहीं है, मतलब कोई रिएक्ट नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं आया। क्या वहां पन्ने पलट के बताओगे, या बताना चाह रहे हो, या क्लास आगे बढ़ा दें। चेट वाला तो मैंने ऑप्शन तो खुला कर दिया था आप लोगों के लिए। हाँ 1858, बिल्कुल सही है। 1858 जो प्रांजल ने बताया भाई, 1858 बिल्कुल करेक्ट है। 1858 का जो एक्ट था उससे हमने पढ़ा था कि वो दोनों बोर्ड, कंपनी का शासन चलता फिरा। वो कंपनी तो गई, कंपनी गई तो फिर ब्रिटेन की महारानी आई, ब्रिटेन की महारानी बोले जब कंपनी ही नहीं है तो कंपनी वाले सारे अड़ंगे भी गए, सारी व्यवस्थाएं भी गई, हम तो नई व्यवस्था लेके आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा अब वायसराय बनेगा और एक भारत का राज्य सचिव बनेगा। तो थोड़ा याद करो आप, इसका मतलब आप थोड़ी ढिलाई दे रहे हो, तब ये गड़बड़ हो रही है। हाँ भाई, मैं एक बात आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि मैंने अपने जो यूट्यूब पर जो अपने वीडियो हैं मैंने उनको देखा है, उनका वॉच टाइम कम आ रहा है। और वॉच टाइम कम आने का मतलब अगर उनका एनालिसिस करेंगे तो ये आ रहा है कि अपने करीबन 55 लोग हैं अपने ग्रुप में, कम्युनिटी वाले में करीबन करीबन 55 है। तो अगर मोटा मोटा भी अगर एक व्यक्ति भी अगर उनका रिवीजन कर रहे हैं तो 25 घंटे तो सीधे सीधे वो आज टाइम आ जाना चाहिए। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों से जितना सपोर्ट की उम्मीद है ना, थोड़ा सा कम चल रहा है। कि भाई 50 से ज्यादा लोग हैं अपने, आधा घंटे का अपना एक वीडियो है, तो एक व्यक्ति अगर वो आधा घंटे का सुने तो 25 घंटे तो सीधे सीधे ही हो जाने चाहिए। फिर वहां इतना कम क्यों आ रहा है, इसका मतलब आप या तो इसका उनसे रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप। और अगर आप उनसे रिवीजन कर रहे होते तो वास्ट टाइम तो अपना बढ़ना चाहिए था। तो वास्ट टाइम अगर कम बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप लोग वहां पर जाकर के उन क्लासेस का रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, इतना तो आप लोगों का भी क्या बोलते हैं वो ड्यूटी बनती है कि आप इतना तो करें। चलो आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय कहाँ चला गया है, वायसराय की कार्यकारिणी में। एक भारतीय कहाँ गया, वायसराय की कार्यकारिणी में। और दो भारतीय कहाँ चले गए, जो आपको, आप एक और बताना, ये जो राज्य सचिव था ना, इस राज्य सचिव की मदद के लिए कितने लोगों की टीम थी, कोई फटाक से बताओ, कितने लोगों की टीम थी, कौन बता रहा है।
जो सलाहकार सलाहकार लोगों की टीम थी ना इस राज्य सचिव के लिए, जो सलाह देने वाले लोग थे, वो कितने लोग थे सलाह देने वाले? भाई एक तो राज्य सचिव था और एक सलाह देने वाले थे, तो सलाह देने वाले लोग कौन कितने थे? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक ने बताया 15, और ये क्या, हाँ टोटल, हाँ प्रांजल ने ही बताया 15 तो थे, और कुल हो गए 16, क्योंकि एक वो खुद भी हो गया, एक खुद भी हो गया। तो आपसे पूछा जाए सलाहकार लोगों की कितनों की टीम थी? 15, लेकिन टोटल उस उस परिषद में जिसको हमने कहा था काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया काउंसिल, भारत परिषद में कुल कितने थे? तो कुल हो गए 16। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि सलाहकार टीम में कितने थे? 15। तो बिल्कुल करेक्ट बताया एकदम। तो ध्यान रखना है भाई, एक भारतीय को इस कानून से एक भारतीय तो पहुंच गया वायसराय की कार्यकारी परिषद में, यानी कि एक भारतीय पहुंच गया कार्यपालिका में। ध्यान रखना, एक भारतीय कहां पहुंच गया है? कार्यपालिका में। कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी ना, जो आपका मतलब शासन यहाँ का चलाती थी, यहाँ का प्रशासन चलाती थी, उसमें तो पहुंचा एक। और जो भारत का राज्य सचिव था जो लंदन में बैठता था, और उसकी मदद के लिए जो 15 लोग थे, उन 15 लोगों में पहुंचे भारत के दो। तो ध्यान रखना है, इसमें ये प्रावधान था कि अब एक तो कम से कम एक आदमी, वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम एक आदमी भारतीय लेना ही पड़ेगा। अब आपको नहीं लगता? धीरे धीरे देखो, कार्यपालिका में भी जा रहे हैं, विधायिका में पहले आए, 1861 में पहली बार विधायिका में 3 भारतीय आए। ठीक है, तो विधायिका में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो अब भारतीय भी शाने हो गए। भारतीय ने कहा आप ये विधायिका में हमें शामिल करे, विधायिका को अधिकार हमने दिया नहीं, हम जाते हैं वहां चाय पानी पी के आ जाते हैं, हमारा कुछ बढ़ता है नहीं, मतदान में मतदान का अधिकार हमें है नहीं। चर्चा कर लो सामान्य, तो चर्चा से क्या बटेगा? आप हमें वोटिंग राइट दो, चीजों के बारे में फैसला लेने का आपने हमें अधिकार नहीं दिया, मत हम डाल नहीं सकते, किसी चीज के बारे में फैसला हम ले नहीं सकते, महत्वपूर्ण विषयों पर हम अपनी बात नहीं रख सकते। तो फिर हमें विधायिका में शामिल करने का मतलब क्या है? आपने तो हमें कुछ नाम मात्र का बना के रख दिया है। तो अब भारतीय क्या कहेंगे? विधायिका के साथ साथ हमें कार्यपालिका में भी लो, हमें किस में लो? कार्यपालिका में भी लो, क्योंकि असली अंग तो कार्यकारी अंग तो यही है, यही है जो पूरे जो शासन प्रशासन को, जो रोजाना का जो शासन प्रशासन है, जो रोजाना की जो व्यवस्थाओं को चलाने का काम है, वो तो कार्यपालिका करेगी। विधायिका की बैठकें तो कभी कभार होती है जब विधि बनानी हो, वरना तो जो डेली का जो प्रशासनिक कार्य है, वो तो डेली के प्रशासनिक कार्य तो सरकार करती है, कार्यपालिका करती है। तो भारतीयों ने कहा हमें बेवकूफ मत बनाओ, ये विधायिका में हम, आपने कहा कि कानून है ये है वो, ये सब बकवास बातें हैं, हमें इसमें अधिकार तो कुछ दिए नहीं है, तो आप हमें ऐसा करो, आप हमें कार्यपालिका में जोड़ो। तो 1909 में भारतीयों को राजी करने के लिए इन्होंने कहा ठीक है, कार्यपालिका में अब से आगे से एक भारतीय वायसराय लगाएगा, और जो भारत का जो राज्य सचिव है जो वहां लंदन में बैठा हुआ है, उसकी जो सलाहकारी टीम में अब से 2 भारतीय लगेंगे। तो एक वायसराय की कार्यकारिणी में लगेगा, और 2 भारतीय लगेंगे वहां की सलाहकारी टीम में। तो ये ध्यान रखना है। तो आ जाते हैं अब, पहला भारतीय जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बना, या कार्यकारी परिषद का सदस्य बना, वो नाम याद कर लेना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारिणी बोलो या फिर वायसराय की कार्यकारी परिषद बोलो, वो वायसराय की कार्यकारी परिषद का हिस्सा बने। तो पहले शख्सियत, पहले भारतीय कौन थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में या वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो पहले भारतीय कौन थे जो बंबई विधान परिषद से केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत हुए थे? कौन बताएगा फटाफट? वो पहले भारतीय कौन थे जो बंबई विधान परिषद से केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत हुए थे? वो पहले भारतीय, उसका नाम बताओ। जैसे आप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा याद रह गए ना आपके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय हैं जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में गए। वो पहले भारतीय कौन से थे जिसको वायसराय ने बंबई विधान परिषद से केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया था? कल ही अपन ने बात की उसकी, किसको मनोनीत किया था? कल ही हमने बात की है कि किसको मनोनीत किया था, प्रांतीय विधान बॉम्बे से केंद्र में किसको मनोनीत किया था। तो ऐसे ये है ना, फैक्ट तो आपको याद करने ही करने हैं।
अब ये सत्येंद्र वाला तो याद रहेगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो वहां पहुंचे थे। फिरोज शाह मेहता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये प्रांजल ने बताया है कि भाई फिरोज शाह मेहता। तो भाई बाकी वाले क्या कर रहे हो? अपन पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उत्तर भी आने चाहिए, थोड़ा ये ध्यान देना। आप तैयारी करो ऐसे ढंग से। तो वो शख्स कौन था? फिरोज शाह मेहता। कल ही आया, फिरोज शाह मेहता पहला भारतीय था जो मनोनीत हुआ था केंद्रीय विधान परिषद में, बॉम्बे विधान परिषद से। अब आपसे पूछ लिया जाए, वो कौन से भारतीय थे जो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में, जिनको वायसराय ने सीधे मनोनीत किया था? जो प्रांतीय विधान परिषद से जो केंद्रीय विधान परिषद में गए वो तो फिरोज शाह मेहता है, लेकिन जो सीधे केंद्रीय विधान परिषद में जो मनोनीत किए गए थे वो तीन, वो अपन ने कल ही बात की थी, पटियाला वाला, बनारस और सर दिनकर राव। ये देखो, ये ऐसे बड़े छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर आपके स्पष्ट नहीं हुआ ना दिमाग में तो कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूजन हुआ, प्रश्न गलत हो गया। ये ध्यान रखना। अब देखो, लॉर्ड मिंटो, ये लो साहब, लॉर्ड मिंटो ने 1906 में एक कमेटी गठित की थी, अरुंडेल कमेटी। कौन सी कमेटी है? अरुंडेल कमेटी। ये तो बहुत मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे एक आइडिया बना लेना कि अगर आपसे कुछ भी ऐसी कोई बात पूछे कोई कमेटी वमेटी की, कि 1909 से संबंधित कोई कमेटी, तो आप इतना आइडिया रख लेना कि जो अरुंडेल कमेटी, जहां भी नाम सुने ना अरुंडेल, तो आपके आइडिया आ जाना चाहिए, हाँ यार ये तो 1909 के ही कानून के बारे में थी। भाई इस ये कमेटी बैठाई लॉर्ड विंटो ने, और कमेटी ने कुछ अपने विचार दिए होंगे, कुछ अपनी बातें कही होंगी, और उन बातों को फिर 1909 के कानून में जगह दी गई होगी, उनको शामिल किया होगा। जैसे चार्ल्स होब हाउस कमेटी नहीं थी क्या, आयोग था ना, उसने भी तो सिफारिशें की थी। लॉर्ड, खुद लॉर्ड मिंटो ने, मार्ले ने, उन्होंने भी सिफारिशें की। उन सब को लेकर के फिर अरुंडेल कमेटी, ये एक अरुंडेल कमेटी होगी नहीं ये वाली, इस कमेटी ने भी सिफारिशें की। तो इस कमेटी की सिफारिशों को, इन सब को मिला करके ये फिर 1909 का कानून हमारे सामने आया। अब देखो एक और फैक्ट। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी कोई पहले भारतीय हैं। अब देखो किस मामले में पहले भारतीय हैं ये और देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार, ये देखो ये अंडरलाइन कर देते हैं, सार्वजनिक महत्व है। फिर एक और डेट है 25 फरवरी 1910 को इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था, और ये भारतीय मजदूरों को नाटाल भेजने, अफ्रीका में एक जगह है जहां भारतीय मजदूरों को भेजा जाता था, वहां से वहां काम करवाते थे अंग्रेज। अब ध्यान रखना। अब देखो, अभी हम पढ़ के आए हैं कि सामान्य मामलों में प्रस्ताव पेश करने का, प्रस्ताव रखने का अधिकार था, विशेष मामलों में आपको प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं था। तो इस टाइम गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय, जो केंद्रीय विधान परिषद में थे, सदस्य बने हुए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले पहले भारतीय थे जिन्होंने सार्वजनिक, क्योंकि ये लिखा हुआ ये तो पहले ही था, ये तो 1892 में ही मिल गया था कि सार्वजनिक महत्व के मामलों में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं आप, ये सार्वजनिक महत्व के मामलों में मिल ही गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले पहले शख्स थे भारत के जिन्होंने क्या किया, सार्वजनिक हित के मामले में पहली बार 25 फरवरी 1910 को अपना प्रस्ताव रखा था। तो क्या पता पूछ ले कि वो पहले ऐसे भारतीय कौन थे जिन्होंने मजदूरों के नटाल भेजने के विरोध में अपना पहला प्रस्ताव रखा था। तो वो कौन थे? आपको ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में अपना प्रस्ताव पहली बार, क्योंकि प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिल गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना पहली बार प्रस्ताव पेश किया था। ये पहले भारतीय थे, इससे पहले किसी भी भारतीय ने किसी भी मामले में कोई प्रस्ताव नहीं लिखा था। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इतनी हिम्मत की और फिर इन्होंने वहां पर केंद्रीय विधान परिषद में प्रस्ताव रखा।
कब? 25 फरवरी 1910 को। किससे जुड़े हुए मामले में? जो मजदूरों को अंग्रेज लोग जो भारत से मजदूरों को कहाँ लेके जाते थे? नाटाल। नाटाल अफ्रीका में जगह है जहाँ ये खेती बाड़ी का काम करवाते थे इनसे। तो नटाल इनको जो ले जाने की बात थी, उस चीज का विरोध करने के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा था 1910 में। तो ये पहले भारतीय हैं जो केंद्रीय विधान परिषद में सार्वजनिक महत्व के मामले पर प्रस्ताव रखेंगे। और ये सार्वजनिक महत्व का मामला क्या था? कि नटाल में भारतीय मजदूरों के विरोध से जुड़ा हुआ ये मामला था। तो ये ध्यान रखना आपको। अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बात तो हो गई देखो। ये बात तो क्लियर कर ही ली थी अपने कि जो मुस्लिम थे उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, ये बात तो अपनी पहले ही हो गई। 13 नंबर पॉइंट, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, ये बात बहुत पहले ही समझा दी। और ये ऐसा करने से किसकी शुरुआत होगी भारतीय राजनीति में? किसकी शुरुआत? सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म आ गया। सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर है। सांप्रदायिकता मतलब धर्म के नाम पर आप पॉलिटिक्स करते हो, धर्म के नाम पर लोगों को वोट मांगना, धर्म के नाम पर धर्म, वही है। सांप्रदायिकता का मतलब धर्म अगर राजनीति में घुस आए तो उसको कहते हैं सांप्रदायिकता। तो ये जो मिंटो था ना, मिंटो सेकंड, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया था, मुझे लग रहा था कि आप तक कल को कोई कंफ्यूज हो जाए। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड ऊपर लिखा हुआ है। तो उस टाइम कौन सा मिंटो है? कई मिंटो है ये, इनके मिंटो और पता नहीं क्या है, ये प्रथम द्वितीय ऐसे चलते रहते हैं, तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये मिंटो सेकंड है। तो ये मिंटो सेकंड ने ये जो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली शुरू की थी, इससे उन्होंने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की नींव रख दी, सांप्रदायिकता के बीज बो दिए। इसलिए लॉर्ड मिंटो सेकंड को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? फादर ऑफ कम्युनलिज्म इलेक्शन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। कि इसने शुरुआत की थी भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, कि धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए। इसका जनक यही है लॉर्ड मिंटो। इसका मतलब ये लॉर्ड मिंटो ही था असली खबी वाला आदमी। इसी ने वो सारी ये मतलब कहानी रची है। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। सामान्य है, कोई छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछ मुश्किल है, चांस कम है, लेकिन फिर भी आपको तो याद रखना ही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड मिंटो खुद राजी था। लॉर्ड मिंटो ने राजी होते हुए क्या कहा? कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। नाग के दांत से तो आपको पता है वही जहर ही निकलेगा। तो उन्होंने कहा इस कानून से हमने इंडिया में किसके दांत बो दिए हैं? नाग के। और नाग के दांत बोने का मतलब है कि उनके दांतों से तो जहर ही निकलना है। इसका मतलब इन दांतों के रिजल्ट तो खराब ही आएंगे। तो ये कहना क्या चाह रहा है इस लाइन के जरिए? कि हमने इस कानून के जरिए भारतीय राजनीति में नाग के दांत बो दिए हैं, और इन नाग के दांतों का आने वाले समय में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको पता है नाग के दांत से तो जहर ही आता है। तो इसका मतलब इनके परिणाम बहुत खराब होंगे, भीषण होंगे। इसकी शुरुआत हमने कर दी है। तो कई बार ऐसी लाइनें आ जाती हैं, ऐसे कथन, जो पॉलिटिकल साइंस विषय से जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं ना, उनमें ये लाइनें बहुत आती हैं। चाहे वो आप कॉलेज लेक्चरर की करो, चाहे इसकी करो, या फिर आप मतलब जैसे कोई यूपीएससी में जिसके पॉलिटिकल साइंस है, तो उनको अगर इनके बारे में कुछ लिखना, सब्जेक्टिव में जो प्रश्न आते हैं वहां अगर आपको लिखना हो, तो इस तरह के ये कथन आपको लिखने में बड़े मददगार होते हैं। के एम मुंशी, ये भारतीय विद्वान शख्सियत है। तो ये विद्वान शख्सियत है, इन्होंने क्या कहा? के एम मुंशी ने इस कानून के लिए कहा, इस कानून के बारे में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इस कानून को उदारवादियों के लिए रिश्वत कहा। ये ध्यान रखना। ये नॉर्मल अपने जो कोई है ना, जैसे पटवारी वीडियो इनकी तैयारी करने वाले हैं, या आप आरपीएससी की नॉर्मल कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचर वगैरह की, तो मुझे नहीं लगता वहाँ ये इतनी गहरी बात वो पूछेंगे। लेकिन चूंकि अपने नोट्स में शामिल है तो आप भी याद कर लें। तो के एम मुंशी, अब मान लो ऐसे प्रश्न आ जाए, 1909 के कानून को उदारवादियों के लिए रिश्वत बोलने वाला व्यक्ति कौन था? वहां के एम मुंशी आ जाएगा,
मुखर्जी आ जाएगा, कई ऐसे नाम वो दे सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, ऐसे नाम अगर वो दे दे, या जेबी कृपलानी आ जाए, फिरोज शाह मेहता आ जाए, कुछ भी ऐसे नाम दे दे, तो आपको ध्यान रखना उदारवादियों के लिए रिश्वत नाम से संबोधित किया था 1909 के कानून को किसने? के एम मुंशी ने। फिर आगे मजूमदार, मजूमदार साहब ने इसको क्या कहा था? चंद्रमा की चांदनी। यानी कुछ समय के लिए राजी करने वाला कानून है ये कानून। असलियत में सही मायने में तो इसने भारतीयों को बेवकूफ बनाया। हम राजी हो रखे थे, भारत में स्वशासन की शुरुआत हो गई है, भारतीयों को जगह मिल गई, कार्यपालिका में मिल गई, भारत के राज्य सचिव की टीम में मिल गई, विधायिका में संख्या बढ़ गई, विधायिका में निर्वाचित लोग बढ़ गए। इसका मतलब अपन तो राजी हो रहे थे कि वो हो देखो भारतीयों को जगह मिल गई, भारतीयों की वैल्यू बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर रहे थे। तो इन्होंने कहा ना, केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है, चंद्रमा की चांदनी है, कुछ ही नहीं है, ये ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, कोई नहीं है, अपने पास क्या अधिकार है? सारा का सारा पावर तो वाइसराय के पास है, अपन तो कुछ है ही नहीं, अपन तो चाय पानी पीने वाले लोग हैं, वहां जाते हैं, बैठते हैं, बस आ जाते हैं, ठीक है। तो मजूमदार ने इस कानून के लिए शब्द काम ले लिया चंद्रमा की चांदनी, ठीक है, ओके। अब देखो, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की चार कैटेगरियां थी, चार हिस्से थे, वो तो आपको पता ही है। एक तो पदेन सदस्य होते थे, ये मैंने आपको बताया, पदेन सदस्य होते थे। फिर एक सरकारी होते थे। सरकारी क्या होते थे? मनोनीत। चाहे मनोनीत बोलो, चाहे नामित बोलो, ये बात तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं। मनोनीत बोलो, नामित बोलो या नामांकित, एक ही बात होती है। तो चार टाइप के मेंबर थे। एक तो पदेन, जो 9 लोग, 9 लोग आपको बताओ, 9 लोग क्या होते थे? पदेन। एक एक कैटेगरी में सरकारी, और एक होते थे गैर सरकारी। अब गैर सरकारी में भी दो हैं, एक हो गए मनोनीत और एक हो गए निर्वाचित, तो टोटल कैटेगरी होगी चार। पदेन, सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी दो हो गई, निर्वाचित और मनोनीत। तो गैर सरकारी के दो, एक सरकारी का और एक पदेन वाला, टोटल हो गई चार। इसमें केंद्रीय विधान परिषद में प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों, इनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व है। ये भी ध्यान रखना है, इनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व है, यानी इन इनके प्रतिनिधि अब केंद्रीय विधान परिषद में जाएंगे ताकि वो इनका प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसी के साथ अपना 1909 का ये कानून समाप्त होता है। इनको भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था, जितने भी चाहिए मतलब कहने की बात है, इन जो पैसे वाले लोगों को राजी रखने के लिए इनके प्रतिनिधियों को भेजने की व्यवस्था इन्होंने कर दी। तो अपना 1909 का कानून खत्म हो गया है। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।